4 दिनों से पीओके में नॉन स्टॉप और उग्र प्रदर्शन चल रहा है। फौज के अत्याचारों से जनता बागी हो चुकी है। जीवे जीवे कश्मीर और खून की नदियां बहा देंगे जैसे नारे लग रहे हैं। मुनीर के जवानों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है, उन्हें बंधक बनाया जा रहा है। पीओके गोली के बदले गोली और पत्थर के बदले बुलडोजर में पिस रहा है। हम आपको ये सारी बातें वीडियो सबूत के साथ दिखाने वाले हैं, लेकिन पहले कुछ जरूरी सवाल। आज विजयदशमी है, क्या पीओके में मुनीर आर्मी की बर्बरता का दहन होने वाला है? क्या पीओके में पाकिस्तान फौज की बुराई पर अच्छाई की जीत होने वाली है? क्या पीओके आजादी की मशाल जलाकर विजयदशमी मनाने वाला है? ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? इनके जवाब आपको पीओके से वायरल प्रदर्शनों के विस्फोटक वीडियो में मिल सकते हैं। यह पहला वीडियो मुजफ्फराबाद में रात में हुई फायरिंग का है। पीओके में पाकिस्तान विरोधी प्रोटेस्ट बेकाबू है। इन प्रदर्शनों को रोकने के लिए मुनीर की कायर फौज निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां बरसा रही है। मुजफ्फराबाद में कल कैसे हालात थे, ये तस्वीरें उसका सबूत है। दिन में भी मुनीर के जवानों ने लोगों पर सामने से गोलियां चलाई। मुजफ्फराबाद में लोगों की जान ले ली गई। पीओके के लोगों पर फायरिंग के साथ शेलिंग भी की जा रही है। पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर के लिए शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में बैठकर बुनियादी हक से जुड़ी हर जरूरत पूरी करने का झूठ बोलते हैं, और पीओके की जमीनी सच्चाई का सबूत वहां के लोगों का आक्रोश है। हालांकि इस बार पीओके में आर पार की स्थिति दिख रही है। अवाम बागी हो चुकी है। जनता के रौद्र रूप को देखकर मुनीर की फौज घबराई हुई है। जवानों को बंधक बनाया जा रहा है। कई जगहों पर जान बचाने के लिए सैनिक वहां से भाग खड़े हुए हैं। इस हिंसक झड़प में मौतें भी हो रही हैं। रिपोर्ट है कि पीओके में 4 दिन से चल रहे प्रदर्शन में 14 लोगों की मौत हो चुकी है। 200 से अधिक लोग घायल हैं। 3 पुलिसकर्मी भी मारे गए हैं। दोनों तरफ से घायलों में ज्यादातर वो लोग हैं जिन्हें गोलियां लगी हैं, यानी इंजरीज गोलियों से ज्यादा हैं। पीओके में सेना और सरकार के खिलाफ क्या नारे लग रहे हैं, सोचिए जरा। और यह आवाज बहुत दूर तक जा रही है। नारा नंबर 1, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। नारा नंबर 2, हुक्मरानों हम तुम्हारी मौत हैं। नारा नंबर 3, इनकलाब आएगा, आंधी में तूफानों में इनकलाब आएगा, बारिश में बरसातों में। नारा नंबर 4, पाकिस्तान की सरकार डायन बन चुकी है। नारा नंबर 5, पीओके के लोगों का खून विद्रोह का खून। पीओके में इस बार के आंदोलन का नेतृत्व अवामी एक्शन कमेटी कर रही है। उसी के आह्वान पर पूरे पीओके में लोग प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। मुनीर की ताकत को सीधा चैलेंज किया जा रहा है। पीओके में कहां कैसी स्थिति है, अब इसको देखिए। जेकेएसी की अपील पर कोटली पूरी तरह बंद रहा। जगह जगह धरना प्रदर्शन आयोजित किए गए। धिरकोट में, रावलकोट और बाग से 2000 लोग आए। धिरकोट पहुंचने पर पुलिस ने उन पर फायरिंग कर दी। इस गोलीबारी में 4 नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 16 घायल हो गए। और यह सब तब हो रहा है जब इंटरनेट बंद है, लोगों की कम्युनिकेशन लाइंस लॉक्ड है। उसके बाद भी लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। यानी सोचिए किस हद तक वहां पर विद्रोह है, नाराजगी है। मुजफ्फराबाद में लाल चौक पर करीब 2000 लोग धरने पर बैठे। इस दौरान पुलिस ने हवाई फायरिंग की, आंसू गैस के गोले छोड़े। 2 और नागरिकों की मौत हो गई, लेकिन लोग बेखौफ हैं। ददियाल की बात करें तो यहां चकसवारी और इस्लामगढ़ में निकले लोगों पर पुलिस ने फायरिंग की। इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, 10 घायल हो गए। पीओके में आटा और अधिकार यानी महंगाई और बुनियादी हकों की लड़ाई छिड़ी हुई है। अवामी एक्शन कमेटी की 38 मांगे सरकार ने मानने से मना कर दिया है, जिसके बाद लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर हुए हैं। सरकार ने चेतावनी दी है कि विरोध प्रदर्शन बंद नहीं हुए तो सख्त कार्रवाई होगी। जबकि अवामी एक्शन कमेटी का चैलेंज है कि इस बार खून की नदियां बहा देंगे।
पीओके के हालात पर ब्रिटेन ने चिंता जताई है। ब्रिटेन की एक संसदीय समिति ने राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय को खत लिखकर पीओके में बिगड़ते हालात पर चिंता व्यक्त की है। इसका मतलब यह हुआ कि मुनीर की दमनकारी नीतियों की चर्चा सात समंदर पार तक हो रही है, लेकिन मुनीर को इस बदनामी की फिक्र नहीं है। वो कैसे भी करके लोगों की आवाज बुलेट के दम पर दबाना चाहते हैं। लोगों के हक की लड़ाई को साजिश का रंग देने में जुट गए हैं। इस्लामाबाद में बैठकर बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पीओके के विरुद्ध ये नैरेटिव चलाया जा रहा है कि पीओके में स्थानीय प्रदर्शन बाहरी ताकतों की साजिश का नतीजा है। खैबर में टीटीपी की बगावत को मुनीर के माउथपीस डीजीआईएसपीआर ने भारत प्रायोजित कह दिया, जबकि बलूचिस्तान के विद्रोह को फितना हिंदुस्तान करार दिया गया, यानी अपना घर संभल नहीं रहा है और इल्जाम पड़ोसी पर लगाए जा रहे हैं। इतिहास है कि पाकिस्तान की सेना हर बार आंतरिक असंतोष और विद्रोह का ठीकरा बाहरी ताकतों पर फोड़ती है। बात जहां तक पीओके की है तो पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता अहमद शरीफ चौधरी ने यह भी कह दिया है कि पीओके में महंगाई नहीं है। पीओके की हालत भारत के जम्मू कश्मीर से बेहतर है। यहां साक्षरता की दर उनसे बेहतर है। मतलब पीओके के लोगों का आक्रोश दबाने के लिए पाकिस्तान की फौज कुछ भी झूठ बोले जा रही है, जबकि पीओके में लोग जिस महंगे आटे के लिए सड़कों पर उतरे हैं, सिर्फ उसका सच ही सुनने मुनीर पीओके में 1 किलो आटा 100 पाकिस्तानी रुपए में मिल रहा है। पहले तो पाकिस्तानी रुपए की कोई कीमत नहीं है, लेकिन वो भी अब महंगा दिखाई पड़ रहा है, जबकि भारत में 1 किलो आटे की कीमत 40 रुपए ही है। यहां ध्यान रहे कि पाकिस्तान में $1 की कीमत 280 रुपए है, जबकि भारत में $1 की कीमत इस वक्त करीब 88 रुपए के बराबर है। खैर, मुनीर ये तथ्य पीओके के लोगों को कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि इसमें उनकी और ज्यादा फजीलत होगी, लेकिन उनके इस दुष्प्रचार को वहां का मीडिया एक्सपोज कर रहा है। पीओके में असीम मुनीर की आर्मी बैकफुट पर आ चुकी है। उधर फील्ड मार्शल मुनीर ने भी अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। विजुअल्स आपने या इसके स्टिल पिक्चर्स आपने कुछ दिन पहले देखे होंगे, लेकिन आज इसकी डिटेलिंग जरूरी है। क्यों? सोचिए, एक तरफ बलूचिस्तान में इनकी फौज के ऊपर हमले चल रहे हैं, पीओके में हालात खराब है, वहां पर इनकी फौज पर हमले हो रहे हैं, और ये साहब सेल्समैन बने हुए हैं। साहब किन के लिए? उनके लिए जो इनके बगल में खड़े हैं, जिनका नाम है शाहबाज शरीफ। मैं बात कर रहा हूं असीम मुनीर, सेल्समैन की। कुछ दिन पहले तक जो असीम मुनीर अपनी बहादुरी की झूठी कहानियां दुनिया में बेच रहे थे, अब उन्होंने पाकिस्तान के खजाने को बेचने का जिम्मा ले लिया है। इसीलिए पाकिस्तान की संसद में फील्ड मार्शल मुनीर को सेल्समैन मुनीर कहा जा रहा है। ये जो बाईं ओर तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें असीम मुनीर सेल्समैन वाले अवतार में नजर आ रहे हैं। वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चमकीले रंगीन पत्थरों से भरा एक बॉक्स दिखा रहे हैं। इस तस्वीर को लेकर पाकिस्तान के एक सांसद ने उन्हें सेल्समैन की उपाधि दे दी। दरअसल ये तस्वीर कुछ दिन पहले की है, जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल असीम मुनीर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने व्हाइट हाउस गए थे। वहां असीम मुनीर अपने साथ रेयर अर्थ मिनरल से भरा एक बॉक्स लेकर पहुंचे। ये वो मिनरल्स हैं जो पाकिस्तान में पाए जाते हैं। तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए। असीम मुनीर व्हाइट हाउस के दरबार में एक जौहरी की तरह खड़े नजर आ रहे हैं, जो अपने कीमती पत्थर को गिरवी रखने की तैयारी कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि मुनीर ने ट्रंप को इन मिनरल्स को खरीदने की पेशकश की, यानी वो अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने एक सेल्समैन की तरह खड़े होकर अपने देश के रेयर अर्थ मिनरल्स को बेचने की कोशिश कर रहे थे। यह तस्वीर पाकिस्तान के पॉलिटिकल गलियारों में काफी ट्रेंड कर रही है। वहां के सांसद अमल वली खान ने संसद में खड़े होकर इस तस्वीर के बहाने असीम मुनीर और शाहबाज शरीफ की जमकर बेइज्जती कर डाली। अब उन्होंने क्या कहा, यह जरा ध्यान से देखें। आखिर किस हैसियत से हमारे सेना प्रमुख एक ब्रीफकेस में रेयर अर्थ मिनरल्स लेकर गए? ये क्या मजाक चल रहा है? वो तस्वीर मुझे एक बेहतरीन ब्रांड स्टोर की लग रही है, ब्रांडेड स्टोर की लग रही थी, जिसमें मैनेजर खड़ा हुआ है खुशी खुशी देख रहा, और एक दुकानदार खरीदार को कह रहा है कि मेरे पास बड़ी अच्छी चीजें हैं, ये खरीद लो। तो इस बयान में अमल वली खान ने शाहबाज शरीफ के एक शोरूम के मैनेजर और असीम मुनीर को वो सेल्समैन बताया है जो अपना सबसे कीमती सामान डिस्काउंट पर बेचना चाहता है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि असीम मुनीर विदेश के दौरे कर रहे हैं और कूटनीतिक बैठकें अटेंड कर रहे हैं। ये हमारे देश और उसके संविधान पर मजाक है। यहाँ कोई लोकतंत्र नहीं है, पाकिस्तान में तानाशाही। असीम मुनीर ने व्हाइट हाउस में जिन रेयर अर्थ मिनरल्स की नुमाइश की, वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगिट बाल्टिस्तान में मिलते हैं। लेकिन पाकिस्तान के पास ना तो टेक्नोलॉजी है और ना ही माइनिंग कैपेसिटी।
इसीलिए उसे ये मिनरल्स बेचने पड़ रहे हैं। खबरों के मुताबिक असीम मुनीर ने अमेरिका से गुजारिश की है कि वो इन मिनरल्स में इन्वेस्ट करे और उसके बाद पाकिस्तान की सरकार अमेरिका के साथ बोइंग की डील साइन करेगी। एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताना जरूरी है, अमेरिका का मेन सोर्स ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स कौन है आप जानते हैं, वो है चाइना। लेकिन ट्रंप ने जब से टैरिफ का ऐलान किया है, चाइना वो रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई के ऊपर अंकुश लगाने की सोच रहा है या उसको लिमिट करने की सोच रहा है। इसीलिए ट्रंप पाकिस्तान की ओर नजर गाड़े बैठे हैं और असीम मुनीर इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी डाउटफुल है, यानी पाकिस्तान के आर्मी चीफ अब सेल्समैन के साथ साथ मिनरल्स मार्केटिंग मैनेजर भी बन चुके हैं। एक कहावत है कि एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर है। असीम मुनीर की यह तस्वीर भी कुछ वैसे ही है। यह महज एक तस्वीर नहीं बल्कि पाकिस्तान का वर्तमान है। इसमें शहबाज शरीफ के चेहरे पर आप पाकिस्तान की राजनीतिक मजबूरी की झलक देख सकते हैं। असीम मुनीर की भाव भंगिमा से आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि चंद अमेरिकी डॉलर्स की खातिर वो अपने मुल्क का खजाना बेचने के लिए कितने आतुर हैं। और ट्रंप के भाव ये बताने के लिए काफी हैं कि IMF के कर्जे पर चल रहे पाकिस्तान के खजाने की बोली वो अपनी शर्तों पर लगाएंगे। और इस सब के बीच में चाइना पाकिस्तान से दूरी बनाना शुरू कर चुका है। ये एक नया डेवलपमेंट हमास के खिलाफ नेतन्याहू के उस क्रोध की जिसमें ट्रंप भी बेबस नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने नेतन्याहू को व्हाइट हाउस बुलाकर शांति प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करवाए। यह वादा लिया कि अब नेतन्याहू गाजा पर बम और मिसाइल नहीं गिराएंगे। लेकिन लगता है कि नेतन्याहू ने ट्रंप के शांति प्रस्ताव को ठेंगा दिखा दिया या वहां पर झूठ बोला है, क्योंकि नेतन्याहू ने अमेरिका से लौटते ही गाजा को फिर से दहलाना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ इजराइल ने गाजा पहुंच रही राहत सामग्री को भी रोक दिया है। ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला के नाम से 40 से ज्यादा सिविल बोट्स राहत का सामान लेकर गाजा पहुंच रही थीं। इसमें करीब 500 सांसद, वकील और एक्टिविस्ट सवार थे, जिसमें मशहूर एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग भी थी। लेकिन इजराइल ने 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया है। सवाल उठता है कि आखिर नेतन्याहू का इंतकाम कब खत्म होता। शुरुआत करते हैं उन तस्वीरों से जिसमें आप देख सकते हैं कि आखिर इजराइल ने गाजा पर कैसे बेहिसाब बमबारी की है। दावा किया जा रहा है कि इजराइल के इस हमले में कम से कम 31 लोगों की मौत हो गई है और वो भी कुछ ही घंटों में 33 लोग जख्मी हुए हैं। ये घटना तब हुई जब पीड़ित नेत्जारिम में मानवीय सहायता लेने की कोशिश कर रहे थे। नेत्जारिम इजरायली नियंत्रण वाला गलियारा है जो उत्तरी और दक्षिणी गाजा को अलग करता है। इस बीच इजराइल के रक्षा मंत्री ने गाजा छोड़ने का अल्टीमेटम वार्निंग दे दी। इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा है कि जो भी गाजा में रुकेगा उसे आतंकी माना जाएगा। इजराइल के क्रोध की वजह है ये तस्वीरें। गाजा में इजरायली फोर्सेस पर हमास ने भीषण काउंटर अटैक किया है। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इजराइल सिविलियन इलाकों में अटैक कर रहा है हमास के नाम पर, लेकिन हमास के जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वहां पर IDF घुसने की हिम्मत नहीं कर रही थी। लेकिन अब जब कोशिश की तो यह हालात है। हमास की अल-कासिम ब्रिगेड ने इजरायली सैनिकों के काफिले पर हमला किया। IDF का आर्मर्ड व्हीकल तबाह हो गया। लेकिन अब ध्यान से देखें कुछ तस्वीरें जिनकी वजह से पूरी दुनिया सड़कों पर आ गई। कैसे नेतन्याहू ने मदद लेकर गाजा पहुंच रही कई नावों को बीच समंदर में रोककर सभी को हिरासत में ले लिया। 37 देशों के सैकड़ों लोग, जिसमें कई बुद्धिजीवी भी हैं, 40 से ज्यादा नाव में सवार होकर गाजा पहुंच रहे थे। इन जहाजों पर गाजा के लोगों के लिए मदद सामग्री थी, लेकिन नेतन्याहू ने इन जहाजों को गाजा पहुंचने से पहले ही रोक दिया। इस वीडियो में देखिए आप आखिर कैसे इस नाव को रोकने के लिए इजराइल ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इस जहाज के अंदर बैठे लोग हाथ ऊपर करके सरेंडर करने के लिए तैयार थे, लेकिन फिर भी इजराइल ने जहाज पर पानी की बौछार करके एक अटैक सा कर दिया। ये दूसरा वीडियो इस जहाज पर लगे CCTV कैमरे का है। इसमें मदद लेकर पहुंच रहे बैठे लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं इस जहाज के एक हिस्से पर पानी की बौछार निरंतर की जा रही है। इस तीसरे वीडियो में मदद लेकर पहुंचे जहाजों पर पानी फेंकते हुए देखा जा सकता है। इस दूसरे वीडियो में आप इजरायली फोर्सेस का एक्शन देख सकते हैं। IDF के जवान एक एक कर मदद लेकर पहुंच रही इस बोट पर चढ़ते दिखाई दे रहे हैं। ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला में शामिल इस बोट को इजरायली फोर्सेस ने अपने कब्जे में ले लिया है, जबकि ये वीडियो खुद इजराइल के विदेश मंत्री ने जारी किया है। इजराइल ने बताया कि सभी लोगों को एक सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया है,
लेकिन इजराइल ने इस दावे का समर्थन करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं दिया है कि फ्लोटिला हमास से जुड़ा। ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला के इस काफिले में स्वीडन की क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग भी सवार थी। आईडीएफ ने उन्हें भी हिरासत में ले लिया। ग्रेटा थनबर्ग ने पहले ही आशंका जताई थी कि उन्हें गाजा नहीं पहुंचने दिया जाएगा, क्योंकि उनको पहले भी रोका जा चुका है और वैसा भी और हुआ भी वैसा ही। आईडीएफ ने उनके फ्लोटिला को भी रोक दिया। इजराइल ने गाजा पहुंचने की कोशिश में ग्रेटा थनबर्ग को दूसरी बार हिरासत में लिया है। इससे पहले इस वर्ष जून में ये कोशिश कर चुकी हैं, तब वो मैडलिन नाम के जहाज पर 11 लोगों के साथ गाजा के लिए रवाना हुई थी। गाजा में मदद लेकर पहुंच रहे लोगों में कई मशहूर हस्तियां भी शामिल हैं। वीडियो में बाईं तरफ जो दिखाई दे रहे हैं आपको, वो कोई और नहीं बल्कि नोबेल का शांति पुरस्कार पाने वाले नेल्सन मंडेला के पोते मांडला मंडेला है। वो भी गाजा जा रहे थे, लेकिन उनके जहाज को भी यमन की राजधानी सना के पास रोक दिया। उनके अलावा यहाँ सैकड़ों एक्टिविस्ट दिखाई दे रहे हैं जो गाजा पहुंच रहे थे, लेकिन इजराइल ने पहुंचने नहीं दिया। इजराइल ने अब तक 39 बोट को इंटरसेप्ट किया है। ये बोट 37 देशों से राहत सामग्री लेकर गाजा पहुंच रही है। इसका मकसद गाजा की नाकाबंदी तोड़ना और मानवीय मदद पहुंचाना है। 40 से ज्यादा बोट में करीब 500 एक्टिविस्ट सवार थे। इजराइल ने 37 देशों से के 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया। इजराइल ने अल्टीमेटम दिया था कि जहाज पहले अशदोद पोर्ट पर पहुंचे, लेकिन इजराइल ने पहले ही गाजा पहुंच रहे जहाजों पर एक्शन लिया। गाजा पहुंच रहे एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग को भी हिरासत में लिया गया। यानी इजराइल ने गाजा पहुंच रही मानवीय मदद को पूरी तरह से रोक दिया। इजराइल का दावा है कि इन बोट्स में हवास समर्थक भी सवार हैं, जिससे गाजा में हालात बेहतर सकते। अब देखिए क्या होता है। ये था एक्शन जो पहले आपने देखा, अब देखिए रिएक्शन। गाजा पहुंच रहे फ्लोटिला के शिप्स को रोकने के लिए दुनिया भर में गुस्सा देखा जा सकता है। लंदन से ये वीडियो आया जहां इजरायली एक्शन के खिलाफ नारेबाजी हुई, जबकि ये वीडियो जर्मनी की राजधानी बर्लिन से आया है। यहां भी मदद लेकर पहुंच रहे जहाजों को रोकने के खिलाफ जमकर प्रदर्शन हुआ। यह तीसरा वीडियो इटली के शहर नेपल्स का है। यहां लोगों ने फिलिस्तीन के झंडे लहराए और रेलवे ट्रैक जाम कर दिया। साथ ही इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की। इटली में नेपल्स के अलावा रोम, जिनेवा, मिलान, टूरिन, फ्लोरेंस, पिज़्ज़ा, लिवोर्नो, पिस्तुओया, सियना और ला स्पेजिया में भी इजरायली कार्रवाई के खिलाफ जमकर प्रदर्शन हुए। आखिर किस तरह गाजा में मदद लेकर पहुंच रहे जहाजों के खिलाफ इजराइल के एक्शन ने दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा, इस रिपोर्ट में। अब चिंताजनक तस्वीरें रूस यूक्रेन युद्ध की, और ये फिक्र बढ़ाने वाली है, जिसमें अब ट्रंप ने अपने एक फैसले से और ज्यादा बारूदी चिंगारी भड़काने की कोशिश की है। लेकिन उससे पहले युद्ध का ताजा विस्फोटक वीडियो आपके सामने आ रहा है। यूक्रेन में रूस का विध्वंसक ड्रोन हमला हुआ है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर जेरान 2 ड्रोन से अटैक किया गया है। रूसी सेना ने कीव के बूचा इलाके को टारगेट किया। रूस के ड्रोन हमलों से ओडिशा दहल गया है। रिहायशी इलाकों में शाहिद ड्रोन से हमला किया गया है। पोर्ट सिटी ओडिशा में कई जगहों पर विस्फोट की आवाजें सुनाई दी। रूसी सेना ने यूक्रेन के नीप्रो में भी भीषण अटैक किया। नीप्रो में पावर सब स्टेशन को तबाह किया। हमले के बाद नीप्रो में ब्लैकआउट हो गया है। कार के डैश कैम में अटैक का खौफनाक वीडियो रिकॉर्ड किया गया है। अब सुनिए ट्रंप का वो फैसला जिसके बाद पुतिन का क्रोध महायुद्ध के शोले भड़का सकता है। रूस की सीधी टक्कर अमेरिका से भी हो सकती है। हमने आपको इसी शो में कुछ दिन पहले बताया था कि ट्रंप यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल टॉमाहॉक देने पर विचार कर रहे हैं। इस बात की पुष्टि खुद अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने की थी। टॉमाहॉक सबसोनिक सेल्फ प्रोपेल्ड क्रूज मिसाइल, मारक क्षमता करीब 2500 किलोमीटर, किसी भी मौसम या भौगोलिक परिस्थिति में लॉन्च किया जा सकता है। अमेरिका ने हाल ही में इसका बेहतर इस्तेमाल ईरान की परमाणु साइट्स को तबाह करने के लिए किया था। अब इसी खबर में नया डेवलपमेंट यह है कि ट्रंप टॉमाहॉक के अलावा यूक्रेन को 12 कुंडा लॉन्ग रेंज मिसाइल भी देने पर फैसला ले सकते हैं। 12 कुंडा की रेंज 800 किलोमीटर से अधिक है। इसके अलावा यूक्रेन को रूस में काफी अंदर तक अटैक के लिए इंटेलिजेंस सपोर्ट भी देने का ऐलान कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर यूक्रेन को इन दोनों अमेरिकी लॉन्ग रेंज मिसाइलों से मॉस्को में भी हमला करना है, तो मॉस्को में वो कौन सी जगह होगी जहां हमले का क्या इंपैक्ट होगा, ये सारी जानकारी अमेरिका खुद यूक्रेन को पहले ही दे देगा। ऐसी खबरें हैं कि अमेरिकी मिसाइलों के टारगेट पर रूसी रिफाइनरी, पाइपलाइन और पावर स्टेशन होंगे। सबसे बड़ी बात, रूस में डीप स्ट्राइक पर अमेरिका ने पहली बार इस तरह का स्टैंड लिया और अमेरिका ने नेटो देशों से भी इस मिशन में साथ देने के लिए कहा है।
ट्रंप के इस खतरनाक विचार पर रूस की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। क्रेमलिन ने बयान जारी करके कहा है कि रूस कीव को टोमाहॉक मिसाइलों की संभावित ट्रांसफर पर उचित और कड़ी प्रतिक्रिया देगा। यानी पुतिन इसके बाद अपने वो ब्रह्मास्त्र भी युद्ध में चला सकते हैं जिनका इस्तेमाल अब तक नहीं किया गया। फिर पुतिन के टारगेट पर सिर्फ कीव नहीं होगा बल्कि अमेरिका से भी सीधी टक्कर हो सकती है। ओर्शनिक जैसी मिसाइलों के निशाने पर ब्रिटेन जैसे देश क्या आ सकते हैं, ये अपने आप में एक सवाल है। यानी तब वो घड़ी महायुद्ध वाली होगी जिससे बचना शायद दुनिया के लिए मुश्किल होगा। इस वक्त 9 बड़ी खबरें क्या आ रही है। पहली बड़ी खबर, भारत और चीन इस महीने सीधी उड़ान सेवाएं फिर से शुरू कर देंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने आज ये जानकारी दी है। वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी के बाद दोनों देशों के बीच उड़ान सेवाएं लंबित कर दी गई थी। पूर्वी लद्दाख सीमा विवाद के मद्देनजर इसे बहाल नहीं किया गया था। दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों को धीरे धीरे सामान्य करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी अगले हफ्ते 10 अक्टूबर को भारत आएंगे। अगस्त 2021 में काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद यह तालिबान की ओर से नई दिल्ली का पहला बड़ा शीर्ष राजनयिक दौरा होगा। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री और वरिष्ठ IFS JP सिंह सहित भारतीय राजनयिकों ने पिछले कुछ महीनों में तालिबान के साथ नियमित रूप से बातचीत की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज गुजरात के भुज में एक सैन्य अड्डे पर सैनिकों के साथ जश्न मनाया, दशहरा मनाया और शस्त्र पूजा की। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को सर क्रीक क्षेत्र पर चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी कदम का कड़ा जवाब दिया जाएगा जो इतिहास और भूगोल बदल सकता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची जाने का एक रास्ता इसी सर क्रीक से होकर गुजरता है। दिल्ली में रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग के खिलाफ पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। पुलिस ने एनकाउंटर के बाद 2 शूटर अरेस्ट किए हैं। सूत्रों के मुताबिक इनके टारगेट पर स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी थे। इन आरोपियों ने मुंबई और बेंगलुरु में फारूकी के आवास सहित दूसरी लोकेशंस पर रेकी की थी। यूपी के संभल में आज तालाब की जमीन पर बने अवैध मैरिज हॉल और मस्जिद को ढा दिया गया है। मैरिज हॉल लगभग 2300 वर्ग मीटर में बना था जबकि मस्जिद 550 वर्ग मीटर में फैली थी। अधिकारियों ने बताया है कि मस्जिद समिति के सदस्यों ने कथित तौर पर खुद ही तोड़फोड़ की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक मस्जिद का निर्माण करीब 10 साल पहले तालाब की जमीन पर अवैध तरीके से किया गया था। बरेली हिंसा को लेकर पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। अब उपद्रवियों को शरण देने वाले फरहत का घर सील कर दिया जाएगा। पुलिस ने आज इस इलाके में फ्लैग मार्च किया। अब तक 81 लोग गिरफ्तार किए गए हैं जबकि 92 CCTV फुटेज को खंगाला जा रहा है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के दिग्गज पंडित छन्नूलाल मिश्र का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। आजमगढ़ में जन्मे पंडित छन्नूलाल ने ठुमरी और पूरब अंग को अपनी भावपूर्ण गायकी से अमर बनाया। वो किराना बनारस घराने के प्रतिनिधि थे। उन्होंने 2020 में पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया था। उनके निधन पर पीएम मोदी ने शोक व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा है कि साल 2014 में छन्नूलाल मिश्र वाराणसी सीट से मेरे प्रस्तावक भी रहे थे। शोक की इस घड़ी में मैं उनके परिजनों और प्रशंसकों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करता हूं। भारत वेस्टइंडीज के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के पहले दिन वेस्टइंडीज की टीम 162 रन बना पाई। इसके बाद टीम इंडिया ने दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 121 रन बना लिया। केएल राहुल 53 और कप्तान शुभमन गिल 18 रनों पर नाबाद लौटे। गेंदबाजी में भारत के लिए मोहम्मद सिराज ने 4, जसप्रीत बुमराह ने 3 और कुलदीप यादव ने 2 विकेट लिए। टेस्ला, स्पेसएक्स जैसी कंपनियों के CEO इलॉन मस्क $500 अरब नेटवर्थ वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। रियल टाइम बिलियनर्स इंडेक्स की लिस्ट फोर्ब्स ने जारी की है। फोर्ब्स के मुताबिक मस्क को ये उपलब्धि तब हासिल हुई है जब टेस्ला के शेयर करीब 4% बढ़कर बंद हुए, जिससे उनकी कुल संपत्ति $500.1 अरब हो गई है। इस तेजी से एक ही दिन में उन्होंने $7 अरब से ज्यादा कमाई करते हुए कीर्तिमान बनाया। और फिक्र की अगली खबर कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जुड़ी हुई है, जो इस वक्त लैटिन अमेरिकी देशों की यात्रा पर है। इसी दौरान उन्होंने कोलंबिया की यूनिवर्सिटी में कॉन्फ्रेंस के दौरान जिस शब्दकोश का इस्तेमाल किया उसे लेकर भारत में सियासी कलह मच गई है। सबसे पहले राहुल गांधी का वो शब्दकोश देखिए। राहुल गांधी के अनुसार भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, जो बड़ा खतरा है। देश में संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है और विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। राहुल गांधी ने यह भी कटाक्ष किया कि आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा में कायरता है। इसके लिए उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर के 2023 में चीन को लेकर दिए बयान का हवाला दिया।
पहले आप राहुल गांधी का पूरा बयान देखिए, फिर इस पर भारत में सियासत का तापमान कैसे बढ़ चुका है वो भी दिखाएंगे। I'm very optimistic about India, but at the same time, there are also fault lines within the Indian structure. There are risks that India has to overcome. Which are those risks that you see? The single biggest risk is the attack on democracy that is taking place in India. Because India has multiple religions, multiple traditions, multiple languages, and India actually is a conversation between all its people. Currently, there is a wholesale attack on the democratic system in India. That is one thing. And this isn't the nature of the BJP and the RSS. If you noticed a statement of the foreign minister, he said China is much more powerful than us. He said China is much more powerful than us. How can I pick a fight with them? Matlab, at the heart of the ideology is cowardice. बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। राहुल गांधी के इस बयान के बाद बीजेपी का पारा बहुत हाई है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी का पुराना ट्रेंड है, वो विदेश में जाते हैं और देश का अपमान करते हैं। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर चीन प्रेम वाला कटाक्ष भी किया है। अच्छा होता विजयदशमी के शुभ अवसर पर भारतवासियों को शुभकामना देते, लेकिन वहाँ तो भारत पर ही हमले कर रहे हैं। तो लोकतंत्र में तो आपको एक प्रकार से गाली देने का अधिकार दे रखा है हिंदुस्तान में, और आप कह रहे हैं लोकतंत्र नहीं है यहाँ पर। अब आप चीन की तारीफ कर रहे हैं कि भारत तो दुनिया की बड़ी ताकत नहीं बन सकता, लेकिन चीन दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। तो आपका चीन प्रेम दिखाई पड़ता है, और भारत के अपमान करने का आप कोई भी अवसर छोड़ते नहीं हैं। और अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के उस संदेश की चर्चा जो उन्होंने विजयदशमी के अवसर पर दिया है। नागपुर में अपने संबोधन में उन्होंने 5 बड़े बयान दिए। हम वो बयान और उनके मायने आपको बताते हैं। पहला बयान, अमेरिकी टैरिफ नीति उनके हितों को ध्यान में रखकर बनाई गई है, लेकिन इससे सभी प्रभावित होते हैं। कोई भी देश अलग थलग नहीं रह सकता है। यह निर्भरता मजबूरी में नहीं बदलनी चाहिए। मतलब अमेरिकी टैरिफ को चुनौती बताया है और इस चुनौती से निपटने के लिए आत्मनिर्भरता की वकालत की है। दूसरा बयान, जब सरकार जनता से दूर रहती है और उनकी समस्याओं से काफी हद तक अनजान रहती है, उनके हितों में नीतियां नहीं बनती, तो लोग सरकार के खिलाफ हो जाते हैं। मतलब सरकार को जन समस्याओं पर लगातार ध्यान देने की नसीहत दी और उन समस्याओं के निपटारे का एक तरह से संदेश दिया है। तीसरा बयान, गत वर्षों में पड़ोसी देशों में बहुत उथल पुथल मची है। श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में हिंसक आंदोलन से सत्ता का परिवर्तन हुआ, जो चिंताजनक है। मतलब भारत को ऐसी स्थिति से निपटने के लिए खुद को तैयार रखना होगा। कोशिश होनी चाहिए कि ऐसे असंतोष की स्थिति अपने देश में ना पनपने पाए। चौथा बयान समाज के लिए था। उन्होंने कहा कि जब कई बर्तन साथ में होते हैं तो आवाज होती है, लेकिन केवल मन में संदेह पर कानून हाथ में लेकर निकल आना, गुंडागर्दी, हिंसा करना, यह प्रवृत्ति ठीक नहीं है। मतलब इशारा साफ तौर पर यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक पनप रहे असंतोष पर था। इसीलिए समुदाय विशेष का जिक्र करके उन्होंने यह भी कहा कि मन में प्रतिक्रिया रखकर किसी को उकसाने का प्रयास नहीं होना चाहिए। और 5वां महत्वपूर्ण बयान पहलगाम अटैक पर दिया। कहा कि पहलगाम में 26 नागरिकों को धर्म पूछकर हत्या की गई। भारत सरकार ने योजना बनाकर मई में इसका पुरजोर उत्तर दिया। मतलब संघ प्रमुख के मन में हिंदुओं का धर्म पूछकर हत्या करने की पीड़ा और वेदना साफ दिखी। पाकिस्तान को मैसेज दिया, साथ में सरकार के एक्शन की जमकर प्रशंसा की। पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट पर भागवत के संबोधन की तारीफ की है। उन्होंने संबोधन को प्रेरक कहा और राष्ट्र निर्माण में संघ का अतुलनीय योगदान बताया। पिछले साल एक दुर्घटना पहलगाम की भी हुई, और यह भी वह घटना हमको सिखा गई कि यद्यपि हम सबके प्रति मित्र भाव रखते हैं और रखेंगे, फिर भी अपने सुरक्षा के विषय में हमको अधिकाधिक सजग रहना पड़ेगा,
समर्थ बनना पड़ेगा। उसमें हमारी ये भी ध्यान में आया कि हमारे मित्र कौन कौन है और कहां तक है। अमेरिका ने जो नई टैरिफ नीति अपनाई, उनके अपने हित के लिए अपनाई होगी। ये निर्भरता मजबूरी में न बदल जाए। हमको इसको मजबूरी न बनाते हुए जीना अगर है तो स्वदेशी और स्वावलंबन का कोई पर्याय नहीं। विविधताओं के संपूर्ण स्वीकार और सम्मान के साथ हम सबको एक माल में मिलाने वाली यह भारतीय संस्कृति, यह राष्ट्रीयता है। इसको हम हिंदू राष्ट्रीयता कहते हैं। इस राष्ट्रीयता का स्पष्ट स्वरूप निर्देशित करने वाला एक ही शब्द हमको मिलता है, वो है हिंदू। हमारे पड़ोसी देशों में जो उथल पुथल हो रही, वो सब हमारे अपने देश है। इसलिए चिंता का विषय है। हितरक्षण से भी ज्यादा ये जो हमारा आत्मीयता का संबंध है, अपनेपन का संबंध है, उसके चलते ये चिंता होती। इस अराजकता की स्थिति में देश के बाहर की स्वार्थी ताकतों को अपने खेल खेलने का मौका मिलता है। आज देश भर में विजयदशमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। बुराई पर अच्छाई के प्रतीक के तौर पर तमाम जगहों पर रावण के पुतले का दहन किया। रावण दहन की तमाम तस्वीरों पर हमने आपके लिए एक शानदार रील तैयार की है। फिक्र में अब आगे बढ़ते हैं और एक जरूरी खबर दिखाते हैं जो आपकी सेहत की फिक्र से जुड़ी है। क्या आप भी पर्ची में डॉक्टर की ओर से लिखी गई दवा को आसानी से समझ नहीं पाते हैं? क्या केमिस्ट को भी प्रिस्क्रिप्शन में लिखी दवा समझने में मुश्किल होती है और वो आपसे ये कहता है जरा दवा का नाम कंफर्म कर लो, समझ नहीं आ रहा है? और क्या कभी आपके साथ ऐसा भी हुआ है कि डॉक्टर की अस्पष्ट हैंडराइटिंग के चलते आपने गलत दवा खरीद ली हो? अब ये सवाल है तो कोई पर्पस भी तो होगा, क्योंकि अगर ऐसा है तो इस खबर को बड़े ध्यान से देखिए, क्योंकि अब यह गंभीर मुद्दा कोर्ट तक पहुंच गया है और जज साहब ने इस पर कुछ आदेश जारी कर दिए हैं। यह मामला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का है, जहां सुनवाई तो रेप, धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े के आरोपों से जुड़े केस की चल रही थी। लेकिन इस सुनवाई के दौरान जब जज साहब ने मेडिको लीगल रिपोर्ट देखी तो चौंक गए, क्योंकि उसमें लिखा हुआ एक भी शब्द उन्हें समझ में नहीं आया। उन्होंने सोचा जब रिपोर्ट का यह हाल है तो उन पर्चों का क्या हाल होगा जिसमें डॉक्टर दवाएं लिखते हैं, और इसी से परेशान होकर उन्होंने एक आदेश जारी कर दिया। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि जब तक अस्पतालों में डिजिटल सिस्टम पूरी तरह लागू नहीं हो जाता तब तक डॉक्टरों को पर्चियों में दवाइयां कैपिटल लेटर्स में लिखनी होंगी, क्योंकि डॉक्टरों की अस्पष्ट लिखावट मरीजों की जान से खिलवाड़ की तरह। हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक डिजिटल व्यवस्था लागू नहीं हो जाती है तब तक इन नियमों का सख्ती से पालन हो। इसके अलावा उन्होंने यह भी आदेश दिया है कि मेडिकल छात्रों को सिलेबस में हैंडराइटिंग की ट्रेनिंग शामिल की जाए
और 2 साल के अंदर देश भर में डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन की व्यवस्था लागू की जाए। इस आदेश के साथ साथ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जज ने जो टिप्पणी की वो सभी डॉक्टर्स को बड़े ध्यान से सुननी चाहिए। उन्होंने कहा कि मरीजों को पढ़ने योग्य दवा की पर्ची मिलना उनके मौलिक अधिकार है। अक्सर डॉक्टर की लिखावट इतनी खराब होती है कि ना मरीजों को समझ आती है ना उनके रिश्तेदारों को। कई बार दवा बेचने वालों के गलत पढ़ने से मरीजों को गंभीर खतरा रहता है। इसीलिए पर्ची में दवा की अस्पष्ट लिखावट सीधे जीवन और मृत्यु का प्रश्न बन सकता है। उन्होंने यह भी हैरानी जताई कि जब तकनीक और कंप्यूटर उपलब्ध है तो डॉक्टर हाथ से पर्ची लिख रहे हैं एक्सक्यूज मी, और ऐसी लिखावट है जिन्हें शायद सिर्फ कुछ केमिस्ट्री पढ़ पाते हो सकता है हमारे कई फिक्र के फैंस ने भी इस तरह की दिक्कतों का सामना किया होगा। ऐसे में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का यह आदेश एक अच्छी पहल तो कहा जा सकता है। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after. सिग्नल लैंग्वेज प्रेस्क्रिप्शन पे ले लेते हैं। फिक्र में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मोरक्को में हो रहे विरोध प्रदर्शन की। अभी कुछ दिन पहले ही नेपाल में जेन जी के हिंसक प्रदर्शन की तस्वीरें धुंधली नहीं हुई थी कि अब एक और देश में जेन जी ने कहर बरपाना शुरू कर दिया। इस देश का नाम मोरक्को, जहां सड़कों पर जेन जी की नाराजगी देखने को मिल रही है। 5 दिनों से लगातार राजधानी रबात से लेकर कासाब्लांका और आगादिर तक प्रदर्शन की आग फैल चुकी है। सड़कें नारेबाजी से गूंज रही हैं और हर तरफ सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। शिक्षा की बदहाली, अस्पतालों में लापरवाही और बेरोजगारी की चोट, यही वो दर्द है जिसने मोरक्को के युवाओं को सड़कों पर ला खड़ा किया है। अब लाखों लोग सड़कों पर सरकार के खिलाफ उतर आए हैं। हजारों नौजवान अब सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, बेहतर शिक्षा कब मिलेगी, अस्पतालों में इलाज कब सुधरेगा और बेरोजगारी की मार कब खत्म होगी। लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ी, हालात बेकाबू होते गए। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प देखने को मिल रही। आंसू गैस, लाठीचार्ज और गोलियों की आवाज से मोरक्को गूंज गया। सरकार का कहना है कि विरोध के नाम पर हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लेकिन प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उनकी आवाज दबाने की कोशिश हो रही है। इस प्रदर्शन की शुरुआत सरकार के 2030 के विश्व कप की तैयारी में बेतहाशा खर्च के विरोध के तौर पर हुई, जो अब देशव्यापी रूप ले चुका है। मुस्लिम बाहुल्य देश मोरक्को में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कोई बड़ा नेता या संगठन नहीं कर रहा। इंटरनेट के जरिए युवाओं ने इसे चलाया। ऐसे में इसे मोरक्को का जनरेशन जेड प्रदर्शन कहा जा रहा है। ये मोरक्को में पिछले कुछ वर्षों में हुए सबसे बड़े प्रदर्शन में से एक है। जेन जी 212 जैसे ग्रुप्स ने इंस्टाग्राम, डिस्कॉर्ड और टिकटॉक पर विरोध किया। मोरक्को में युवा देश में भ्रष्टाचार से नाराज हैं। 2030 वर्ल्ड कप में अरबों डॉलर खर्च पर सवाल उठाए। युवाओं का कहना है कि स्कूलों और अस्पतालों के पास फंड नहीं है, अस्पतालों में दवाओं की सुविधाओं की कमी, इसीलिए पूरा प्रदर्शन आपको